नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री केआर आंजना आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धानेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए सेमेस्टर 3 प्रथम गौण हिंदी शास्त्र एकांकी मित्रों पेपर 4 जिसे कहते हैं, उसमें आपकी जो 5वीं एकांकी चल रही है। वैसे 7 एकांकी नाम पुस्तक का है, पर आपके अभ्यासक्रम में 6 एकांकी है, तो 5वीं एकांकी जो माँ थी जिसके लेखक थे हैं विष्णु प्रभाकर, उनको हम पूर्ण कर चुके हैं। अब इस एकांकी का जो लंबा प्रश्न लेटर था, इसकी मैं चर्चा इस वीडियो में हमको करूंगी, समझाऊंगी। माँ एकांकी का कथा सार लिखकर इसके शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो मित्रों, इस एकांकी का जो कथासार और शीर्षक तो बताओ, हम पहले आता है जब समझाते हैं कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यह एकांकी है। विष्णु प्रभाकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य में जीवनी परक साहित्य की अधिकतर रचना की थी और एकांकियां भी बहुत सी लिखी थी। और एकांकियों में इनकी ये एकांकी माँ जो मनोवैज्ञानिक एकांकी है, और हम माँ एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना के लिखने के बाद आपको आएगा कथा वस्तु। कथा वस्तु में आप जानते हैं कि इस एकांकी में एक ही अंक है और एक ही दृश्य है। इसमें पूरी की पूरी एकांकी की कथा घटित हुई है। मनीषी इसका मुख्य नारी पात्र है, दूसरा है कमला मौसी, फिर मंजू, डॉक्टर मौसा यानी डॉक्टर अंकल, और बादल मनीषी का पति। इन 5 ही पात्रों में एकांकी की कथा वस्तु बनी है। आरंभ से ही मनीषी पलंग पर लेटी हुई बीमार और ऐसी दिख रही है। डॉक्टर मौसा जो कमला मौसी के पति है, उसको देखने आते हैं, जांच कर कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, मात्र मन का वहम ही है। उसको मजाक के लहजे में कहते हैं कि तुम्हारे जहन में दिमाग में क्या है, तराजू है, इसलिए तुम उल्टा सीधा सोचती रहते हो, तुम्हें घूमने जाना चाहिए। ये कहकर वो जाते हैं। उसी वक्त कमला मौसी वो प्रवेश होता है। वो कहता है कि क्या हुआ मनीषी को। तब वो बताते हैं कि मनीषी तो बीमारी का बहाना करके पड़ी है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो उनकी ये बात को सुनकर कमला मौसी थोड़ी चिढ़ती है कि जाओ तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारे मौसा की तरह, कितने बीमार हो, कैसे है, तुम ऐसा कहते हो। ऐसा कहकर वो कहते हैं कि हाँ, वो घूमने का बहाना करते, घूमने जाना तो जाओ। वो कहता है हाँ जाना तो है, पर छुट्टी। कमला मौसी समझ जाती है, छुट्टी कि छोड़ो, पैसे की जरूरत होगी, मैं व्यवस्था कर दूंगी, तुम जाओ। बादल को वो कहते हैं चलो खाने के आकर दफ्तर जाओ। तो उसको खाना खिलाने के बाद जैसे बादल जाता है, इतने में उसकी सहेली का प्रवेश होता है। वो सहेली से कहता है कि मैं चिंतित हूँ, मेरी माँ मुझे मिलने आने वाली है, इसलिए अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ, मैं दुखी और चिंतित। उसकी इस बात को सुनकर उसकी सहेली भी यही कहती है कि तुम्हें लगता है कि कमला मौसी तुम्हें कितना प्यार करती है। कहते हाँ, प्यार के अलावा तो उन्हें कुछ और आ ही नहीं सकता, और तो कुछ वह कर ही नहीं सकती। ऐसा कहते हुए कहती है कि तुम ऐसा करो, सारी बातें कमला मौसी को बता दो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर बादल ऊपर आता है, कहता है कि चलो मनीषी, मैं आज जाकर दफ्तर में जाकर प्रवेश, आप छुट्टी का प्रबंध करती हूँ, फिर घूमने जाएंगे। उसी वक्त मनीषी अपने मन के भीतर का भय व्यक्त करते हुए कहती है, क्या कहती है कि चलो बादल हम चले जाओ, यहाँ से दूर कहीं कभी वापस ना आना। बादल के मन में आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कभी वापस ना आना हो। फिर कहता है कि मुझे डर लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वो दफ्तर के लिए जाता है। इतने में जो कमला मौसी ऊपर उसको खाना बनाने आती है।
तो उसकी सहेली के कहे के मुताबिक वो कमला मौसी से कहती है कि मौसी मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कहते हैं बाद में नहीं कर लोगी, कि नहीं अभी ही करनी है। तो बैठो, फिर अपनी बात करती है कि मेरी माँ है, कोई व्यक्ति है, सीधा ही नहीं कहते, देखो उसके मन की स्थिति को उजागर किया। देखो तो क्या किया है, मन की, तो सीधा कहती है मेरी माँ मुझे मिलने आना चाहती है। कमला मौसी भी पूछती है कहाँ है, यहाँ इसी शहर में। उसे कैसे पता कि 3 महीने से लगातार मुझे चिट्ठियाँ लिखती है। कमला मौसी कहती है कोई बात नहीं, मिल लो। कि नहीं, ऐसी मेरी कोई माँ नहीं है, मैं उससे मिलना नहीं चाहती, बहुत बुरी थी। कमला मौसी कहती है ऐसी थोड़ी बात है कि हाँ, मैं जब 4 साल की थी तब मुझे छोड़कर चली गई। बाबा ने उसके पैरों पर अपनी पगड़ी भी रखी पर मानी नहीं। तब वो कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना भी चाहती थी पर नहीं ले जाने दिया। तो कहते नहीं, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कहते कि तुम्हारी माँ तो अच्छी नहीं थी, बुरी थी। फिर जो कमला मौसी कहती है, वाक्य खास याद रख के लिखना, कि तुम्हारी माँ न सती थी न साध्वी थी। तुम्हारी माँ न सती थी न साध्वी थी, वह एक ऐसी स्त्री थी जो सती होने का डोंग न रच सकी, इसके लिए मैं उसको छोड़कर आई थी। फिर वो कहती है कि ये तो ठीक है, पर बच्चे मुझे कभी कभी वेश्या की बेटी कहते थे, तब वो चिढ़ती है। और इसके बाद जब मनीषी अपनी वेदना व्यक्त करती है, तब कमला मौसी को कहती है आप उसका पक्ष लेती है। तब कहती है पक्ष, मैं तो जिस पर भी प्रहार किया जाता है आक्रमण उसका पक्ष लेती हूँ, तुम्हारा भी नहीं लिया था। और वो जानती है कि मनीषी की शादी बादल से कमला मौसी के कहने से ही हुई थी, क्योंकि बादल एक सुखी संपन्न परिवार का सुसंस्कृत पढ़ा लिखा सौंदर्यवान नौजवान था। इसलिए उसकी माँ के बारे में ऐसा जानकर, यानी बादल की माँ हरगिज मनीषी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी बादल की। फिर भी उसने, कमला मौसी ने पूरा सहयोग देकर उसकी शादी करवाई। और जो कहते हैं कि वो तो अपने सुख को देखती थी, कमला मौसी कहते तुम भी अपने सुख को नहीं देखती हो, सभी अपने सुख को देखते हैं। ऐसा कहकर वो चली जाती है बादल को मिलने। और फिर से इतने में दुखी होकर बर्बादी कि मैं क्या साथी हूँ, अपने सुख को देखती हूँ। सहेली आती है, वो भी, उसका बादल भी आता है कि चलो मनीषी तैयार हो जाओ, घूमने जाना है। तो अच्छा, तो तब उसकी सहेली हंस कर कहती हमें भी ले जाओ। क्या चलो, और तुम बादल होकर भी इतने तुम्हारे घर में जलन रखते हो, जो कहती है। तो वो कहता है कि हम गरजने वाले बादल है, बरसने वाले नहीं। ऐसा मजाक करता है। वो चली जाती है। फिर से वो कहता है कि चलो मैं अपने पति को खाना पीना देकर आऊँ। बादल, देखो मनीषी की मानसिकता छोटी छोटी बातों में कैसे सोचती है। कहती है कि तुम्हें वो पसंद है, क्या नहीं, ऐसी बात नहीं। वो कितना हंसती बोलती है, तुम्हारे गांव की तुम्हारी सहेली है तो भी तुम क्यों लिखे, वो तो अपना अपना स्वभाव होता है। इतने में फिर से जो उसकी सहेली भी जो चली गई थी, वो बात करके वापस आ जाती है। और मनीषी बहुत ही चिंता में, व्यग्रता में आ गई है कि माँ आएगी। मैं फिर अपने पति से, उसने कहा था कि अपने पति को भी कमला मौसी ने कहा था कि तुम बादल को बता दे सब। तो बादल को बता दिया कि बादल तुम तो कितने अच्छे हो, मुझे छोड़ते हुए। वो यही कहता है, ये भी वाक्य याद रखना कि तुम ऐसा मत करो, आत्मनिंदा पर निंदा के समान पाप है, तुम अपने आप को बुरी मत बताओ। तो वो कहती है कि माँ, मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ, मिलना नहीं चाहती। कि हाँ, माँ को तो 2 ही चीज़ होती है, प्रेम और नफरत, उसके अलावा कोई क्या कुछ किया ही नहीं जा सकता। और उसे कहना शुरू करती है कि माँ आने वाली है। बादल बहुत ही सरलता से, सहजता से कहता है हाँ कोई बात नहीं, मिल लो। कि नहीं, मैं उसे नहीं मिलना चाहती, मैं उसकी माँ, मेरी कोई माँ नहीं हूँ। फिर चिल्ला के कहता है। इतने में डॉक्टर मौसा का प्रवेश होता है। वो कहते हैं किसकी बात है, क्या माँ की? तुम्हारी माँ आने वाली थी पर वो नहीं आने वाली, अभी तो नहीं आई। तो क्यों, आपको कैसे पता? मनीषी के मन में जिज्ञासा बाहर आती है, आपको कैसे पता? क्या उसने आपको बताया कि मैं नहीं आऊंगी? कि हाँ, आप पहचानते हो? हाँ, मुझे रास्ते में मिली थी अभी आते वक्त। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि मनीषी मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे नफरत करती है, इसीलिए मैं अभी आना नहीं चाहती, पर इसके लिए मैंने समझा बुझाकर रखा है। तो वो कहते हैं, फिर वो कहते आपने उसको कहाँ बिठा के रखा है? तो बाद में आएगी मिलने, कोई जगह बिठाया है कि नहीं? कर
घर पे है, लेकिन आप अपने घर पे बुला कर लाए उसको, अपने घर पे उसे क्यों लाए? डॉक्टर कहते हैं मैं अपने घर पर नहीं लाया, घर ही उसी का है। फिर भी मनीषी के मन में कुछ ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों? कहते हैं कि इस घर की मालकिन ही वही है। कहते हैं फिर मनीषी कहते हैं कौन? बादल और कहते हैं कमला मौसी। कि हाँ, कमला मौसी तो तुम्हारी माँ है। मनीषी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। उसके दिलो दिमाग में आरंभ से ही एक प्रकार का द्रोणित, कलुषित, बुरा पात्र माँ का छा गया था कि माँ ऐसी बुरी थी, ऐसी खराबी थी। तो कहती है नहीं कि हाँ वो है, वो तो तुम्हारी माँ है और तुम मुझसे नफरत कर सकती हो तो करो। तो कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा सोचकर वो दौड़ती है। बादल चिल्लाने लगता है मनीषी मनीषी। डॉक्टर कहता है जाने दो, अपनी माँ के पास। और फिर कहते हैं चलो हम भी चले। बादल भी पीछे चलता है, उसकी सहेली भी चलती है, उसकी आंख में आंसू है और सबके सब सीढ़ियाँ उतरकर उनके घर में चले जाते हैं। यहाँ पर एकांकी कथा वस्तु पूर्ण हो जाती है। इतनी हो गई जो कथा वस्तु। अब आएगा दूसरा मुद्दा मित्रों, शीर्षक। उसमें आएगा किसी भी कृति का शीर्षक किस प्रकार का होना चाहिए? बहुत ही संक्षिप्त, आकर्षक, विषय वस्तु को घटना प्रदान हो, फिर रोचक हो और साथ ही उसको पढ़कर हमें कृति को पढ़ने की बरबसी इच्छा हो, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। तो उसमें माँ एकांकी का माँ शीर्षक बहुत ही रोचक है। साथ में हमें पता चले कि माँ किस प्रकार की हो, कैसा होगा, किस घटना में हाल में होगी, ये सब बातों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए जो आकर्षित होते हैं, इसी प्रकार का उसका सार्थक शीर्षक है। प्रस्तुत एकांकी जो एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है, जो मनीषी नामक 20 साल की युवती अपनी माँ को उसको छोड़कर जाकर दूसरी शादी करना, तो उसके दादा दादी ने उसके दिलो दिमाग में जो बातें बढ़ दी है कि तुम्हारी माँ बुरी थी, इसलिए उसके मन में माँ के प्रति घृणा हो गई है। और वही माँ जानती है, मानती है कि जब मेरी माँ मुझे मिलने आएगी तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा। यही भय एकांकी से आरंभ से लेकर अंत तक उसमें बना रहता है। और जिस कमला मौसी के प्रति उसके मन में अत्यंत आदर, प्रेम, जो सम्मान है, वो सम्मान जो कमला मौसी को देती है, वो भी उसको प्रेम देती है, पर माँ के साथ उसकी द्रोणित कृति है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि कमला मौसी मेरी माँ है, तो वो सब सारी बातें छोड़कर, नफरत भी छोड़कर तुरंत उसको मिलने दौड़ जाती है। यानी कि जो शीर्षक है वहाँ पर सार्थक सिद्ध होता है, सार्थक होता है। और यहाँ पर शीर्षक का पूरा अब आएगा उपसाह। तो उपयुक्त विवेचन से हमने जाना कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित माँ एकांकी मनोवैज्ञानिक एकांकी है। उसमें लेखक ने पात्र की मनस्थिति यानी कि मनीषी की मनस्थिति को इस प्रकार से उजागर किया है कि जो आरंभ से लेकर अंत तक एक झूठी खोखली मान्यता को लेकर चिंतित है, पीड़ित है। इसी के कारण उसको सारी बीमारियां घेर कर खड़ी है। बात तो उसकी शारीरिक कोई बीमारी नहीं है, और जिस बात के झूठे डर से रहती है, और वही डर उसके लिए जो जिसको जितनी घृणा नफरत करती थी, वही बात है उसके जीवन का सबसे बड़ा आधार, उसकी शादी का आधार। उसको ऐसे उत्तम बादल जैसे पुरुष को पति के रूप में प्राप्त कराने के लिए सहायता देने वाला पात्र भी है कमला मौसी, वही उसकी माँ है। ये जानकर जो मनुष्य के मन का जो है दूर होता है, वो दौड़कर उनको मिलने जाती है। इस प्रकार से एकांकी बहुत ही सफल और सिद्ध है। और शायद उसमें आपको जाए शीर्षक की जगह उद्देश्य भी होता, आपको इतना ही याद रखना, शायद पूछा जाए तो कि उद्देश्य कि प्रस्तुत एकांकी जो कोई भी कृति निर्देश नहीं होती, तो प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य लेखक ने मनुष्य के मन के झूठे वहम भ्रामक मान्यताओं को खंडन करके व्यक्ति के भीतर की सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जो मनीषी नामक पात्र है इस एकांकी का, जो शुरू से ही माँ तो बुरी है, छोड़कर चली गई, यही
मानसिकता से दुखी पीड़ित है और उससे इतनी नफरत करती है, घृणा करती है कि अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी तो मेरी ज़िंदगी खराब कर देगी। और जिस पात्र से उसको ज़िंदगी में जितनी सहायता मिली थी, और वही पात्र था कमला मौसी, उन पर वो अत्यधिक प्रेम रखती है, सम्मान रखती है। और वही जब उसको पता चलता है डॉक्टर अंकल के जरिए कि वही श्री कमला मौसी तुम्हारी माँ है, तब उसकी सारी घृणा, सारा मन का मैल दूर हो जाता है, उनको दौड़ कर मिलने चली जाती है। तो लेखक ने उसमें बताया कि मनुष्य मात्र जीवन की ऐसी झूठी भ्रामक मान्यताओं को शुरू से दिलो दिमाग में भरकर अपने दिमाग की मानसिक स्थिति का संतुलन भी शायद खो दे, ऐसी नौबत में आता है। पर अगर जिस झूठे खोखले डर से वो दूर हो जाए और उससे सामना कर ले तो शायद वास्तविकता बहुत ही अच्छी और बढ़िया होती है। ऐसा उद्देश्य प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने दिया है। तो उसमें से दो प्रश्न आपको होते हैं कि कथा वस्तु लिखकर शीर्षक की सार्थकता, या फिर माँ एकांकी कथा वस्तु लिखकर उसके उद्देश्य को समझाइए, सिद्ध कीजिए। जो भी प्रश्न पूछा जाए दोनों प्रश्नों को कथा वस्तु एक ही आएगी, प्रस्तावना भी एक ही आएगी, मात्र शीर्षक की जगह उद्देश्य आएगा, अंत में उपसार आएगा। तभी तो आपको एक तरह से देखें तो दो प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर हो गई, पर एकांकी हमारी यहाँ पूर्ण हो गई। आगे के वीडियो में आपकी अंतिम एकांकी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।